कुछ बरस बाद जब दाऊद इब्राहिम ने सुना कि बंबई पर हुकूमत करने वाले सोने के बादशाह हाजी मस्तान मिर्जा ने कुछ पठानों से उसके 2 गुर्गों को पिटवाया है, तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग से भड़क उठा। ठीक ठीक कोई नहीं जानता था कि मस्तान ने अबू बकर और एजाज को पीटने का फैसला क्यों किया, लेकिन वह अब दाऊद के प्रभुत्व पर हमला कर चुका था। दाऊद मस्तान के साथ हिसाब चुकता करना चाहता था, जिसके बारे में उसका ख्याल था कि वह सोने और चांदी की तस्करी करके काफी ऐश्वर्य खड़ा कर चुका है। मस्तान की कीर्ति का सहारा मिला हुआ था मद्रासी वर्दा भाई को। दाऊद जानता था कि मस्तान कर्तबी इंसान नहीं है, शहर में अपनी ताकत की धाक जमाने के लिए उसने कभी कुछ नहीं किया था। और दाऊद आए दिन अखबारों में होने वाली उसकी उन तस्वीरों की नुमाइश से तंग आ चुका था जो तमाम तरह के फिल्म मुहूर्तों के दौरान खींचती रहती थी। बॉलीवुड को मस्तान की धुन सवार थी और वे आने वाली फिल्मों में उसके प्रतीक को उभारने की योजना बना रहे थे। दाऊद को ये सब ठीक नहीं लगता था, इसलिए 4 दिसंबर 1974 को जिस वक्त ऊपरी तौर पर सीधे सादे लगते लड़कों और मर्दों की एक टोली जोरदार बहस में मुब्तला थी, उनमें से एक शख्स नौजवान दाऊद इब्राहिम इस माफिया सरगना के पतन की योजना बना रहा था। बाशु की अजमत को ढहा चुकने और डोनरी का बिग बॉस होने का ऐलान कर चुकने के बाद दाऊद को लगने लगा था कि वह बंबई में कुछ भी कर सकता है और उसके अंजाम से बच निकल सकता है। बचाव का सबसे अच्छा तरीका होता है आक्रमण और बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसी जगह पर वार करना जहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचती हो। मस्तान के लिए पैसा सब कुछ था, इसलिए उसने मस्तान की काली कमाई के एक बड़े हिस्से पर हाथ साफ करके उसके साथ हिसाब चुकता करने का निश्चय किया। दिसंबर की उस सुबह इस मंडली को अपने खुफिया सूत्रों के मार्फत गुप्त सूचना मिल चुकी थी। माफिया की भाषा में टिप मिली। सुराग यह मिला था कि कोई आंद्रिया मस्तान के 5 लाख रुपए मस्जिद बंदर के एक ऑफिस से उसके मालाबार हिल वाले मकान पर ले जाने वाला था। आंद्रिया बंबई के अवैध तरीके से पैसा लाने ले जाने वालों को कहा जाता है, जिन्हें वेस्टर्न यूनियन का एक तरह का देसी रूप कहा जा सकता है, और ये आमतौर से मारवाड़ी समुदाय के होते हैं। अचानक से यह फैसला लिया गया कि मस्तान को इस बेशकीमती रोकड़ से महरूम कर उनके 2 साथियों की बेवजह पिटाई और यातना की भरपाई कर ली जाए। डोनरी के नौजवानों के लिए यह इज्जत का सवाल था, क्योंकि वे अपने साथियों की पिटाई का बदला लेना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। इसके अलावा वे दोनों दाऊद के गिरोह का हिस्सा थे और उसके दोस्त थे। अपने लड़कों के प्रति वफादारी के चलते दाऊद के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वह पूरे मसले को नजरअंदाज कर उससे मुंह मोड़ लेता। 5 लाख रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। इन नौजवानों ने इतनी बड़ी रकम इससे पहले कभी देखी भी नहीं थी। पूरी योजना को लेकर वे कुछ नर्वस जरूर थे, लेकिन एक किस्म की बेफिक्री भी कहीं ना कहीं थी। उन्होंने सुन रखा था कि आंद्रिया इतने बेवकूफ होते हैं कि वे बिना हाफिजों की मदद के इतनी बड़ी रकम लाते ले जाते हैं। दाऊद और उसके गुर्गों की मंडली ने तय किया कि वे आंद्रिया पर उस वक्त धावा बोलेंगे जब वह मस्जिद बंदर से निकलकर करनाक बंदर ब्रिज की तरफ बढ़ रहा होगा। चूंकि दाऊद मुसाफिर खाना के इलाके का सरगना था, वह इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसे ये भी पता था कि वह किस तरह वाहनों के रास्ते में अड़ंगे डाल सकता है, किस तरह पैसे झटक सकता है और किस तरह पुलिस या अन्य लोगों को हवा लगे बगैर भीड़ में गायब हो सकता है। उसने 7 लड़कों को अपने गिर्द इकट्ठा किया, जिनमें अबू बकर, यूसुफ खान, एजाज जिनकी, अजीज ड्राइवर, अब्दुल मुत्तलिब, सैयद सुल्तान और शेर खान शामिल थे। इन 7 में बाद वाले 2 उसके खास थे। सैयद सुल्तान अयूबी के मजबूत कंधे, उभरी हुई मांसपेशियां और ताकतवर जिस्म था। 20 साल की उम्र में उसे अभी अभी मिस्टर बॉम्बे के खिताब के लिए चुना गया था और वह उस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के सबसे बड़े खिताब की होड़ में था जो आने वाले साल में मिस्टर इंडिया के खिताब का शुरुआती पायदान बनने वाला था। 70 के दशक में मांसपेशियों वाले लोग बहुत कम दिखाई देते थे। उस समय की लोकप्रिय हिंदी फिल्में तक राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे साफ सुथरे चॉकलेटी चेहरे वाले नायकों को पेश किया करती थीं। इसलिए जब अयूबी मिस्टर बॉम्बे से मिस्टर महाराष्ट्र से मिस्टर इंडिया तक पहुंचा, तो वह अखबारों में अपने जबरदस्त जिस्म की तस्वीरों के साथ लगातार सुर्खियों में बना रहा। कहा जाता है कि जब वह दक्षिण बंबई की मरीन ड्राइव की सैरगाह पर टहलने निकलता था, तो औरतें उसके विशाल कंधों को देखकर उस पर मर मिटती थीं। दूसरी तरफ शेर खान पठान उर्फ शेर सिंह अपनी दमदार दहला देने वाली आवाज के लिए जाना जाता था। दाऊद उस वक्त अपनी किशोरावस्था से बाहर आया ही था और अभी अभी उसकी मूंछ आई थी। उसने खास डोनरी लड़के के तमाम लक्षण अपनाए हुए थे। बोली, वाक्छल, परम ज्ञानी होने का रवैया। तब भी उसे अंडरवर्ल्ड में अनाड़ी ही समझा जाता था, क्योंकि उसके पास बाशु या हाजी मस्तान जैसा पैसा नहीं था और हर कोई उसे महज एक तलबगार डॉन के रूप में ही देखता था।
करनाक बंदर इलाका बंबई के 3 बाजारों मोहट्टा मार्केट, मनीष मार्केट और क्रॉफोर्ड मार्केट, जो औपनिवेशिक युग की एक विरासत है, के सीमांत पर पड़ता है। ये पूरा का पूरा इलाका उस वक्त तमाम तरह के कृषि उत्पादों के थोक और फुटकर व्यापार का केंद्र हुआ करता था। ये भीड़भाड़ और शोरशराबे से भरी हुई जगह थी, क्योंकि तमाम व्यापारी और दूरदराज के ट्रक यहाँ अपना सामान उतारते थे। वह हमेशा हाथ ठेलों, बोरे या संदूक ढोते हम्मालों और सामान लादे बाजार में आवाजाही करती गाड़ियों से आबाद रहता था। हर समय हड़बड़ी का माहौल होता था, जिसमें हर कहीं कुछ न कुछ चल रहा होता था। इन नौसिखिया लुटेरों ने बहुत सारी फिल्में देख रखी थीं और अब वे अपनी चौकस योजना और तैयारी से उनकी नकल तैयार करना चाहते थे। इसलिए टैक्सी के अंदर आने और बाहर निकलने के दोनों सिरों की कारगर मोर्चाबंदी के लिए 2 लोग नाटकीय अंदाज में करनाक बंदर ब्रिज पर तैनात किए गए थे, जबकि 2 लोग मुसाफिरखाना के करीब खड़े हुए थे। ये आदमी लोहे की छड़ों, लाठियों और गनरासों से लैस थे। बाकी लड़कों को टैक्सी के रास्ते में रुकावट डालनी थी। ये लोग गनरासे, चाकू और देसी रिवॉल्वर, जिनको कट्टा कहा जाता है, लिए हुए थे। किसी तरह निरे इत्तेफाक से या बुरी योजना की वजह से अयूबी, अबू बकर, हनीफ और दूसरे बड़े खिलाड़ी या तो पुल पर तैनात हो गए या पीछे छूट गए और नतीजतन दाऊद ने खुद को सबसे अग्रिम मोर्चे पर पाया। पता नहीं यह उसकी नियति थी या दिलेरी कि उसने खुद को 7 लोगों की इस मंडली की अगुवाई करते हुए पाया, जिन्हें जाने अनजाने टैक्सी के रास्ते में रुकावट डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। टैक्सी जैसे ही दाना बंदर की सकरी गली से बाहर निकलकर करनाक बंदर से जुड़ने वाली सड़क की तरफ बढ़ती, वैसे ही इन लोगों को हरकत आ जाना था। सड़क दोपहर 2 के आसपास जैसे ही टैक्सी करनाक बंदर ब्रिज के नीचे की से होकर बाहर आए, मुखबिर ने वाहन की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था कि यही वह कार है जिसमें पैसा रखा हुआ है। आश्चर्य की बात यह थी कि टैक्सी में पैसेंजर सीट पर मारवाड़ी किस्म के 2 आदमी बैठे हुए थे और आगे ड्राइवर के बगल में एक अंगरक्षक बैठा था। जैसे ही वह पुल से मोहम्मद अली रोड की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ी, हमले के लिए तैनात ये 7 लोग अपने हथियार ताने हुए तुरंत टैक्सी की तरफ भागे। कोई हिदायतें नहीं दी गई थीं और मंडली के सदस्यों के बीच कोई तालमेल नहीं था। गिरोह के 7 सदस्य निहायत ही उलझुल तरीके से टूट पड़े। पहला हमला शेर खान ने किया, जिसने एक हाथ ठेला लिया और उसे कार से भिड़ा दिया, जिससे कार चिंचियाती हुई रुक गई। इसके पहले कि मारवाड़ी और ड्राइवर हालात को समझ भी पाते, कसरती जिस्म वाले शेर पठान ने ड्राइवर का दरवाजा खोला और उसे धमकाया कि वह 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश न करे। 7 लोगों से घिरे हुए होने का यह दृश्य मारवाड़ियों के लिए दहशत से भर देने वाला था। हथियारों को देखकर उनका खून जम गया। उसने उनसे कहा कि वे कोई शोरशराबा या कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत न करें जिससे उनकी जान मुसीबत में पड़ जाए। अगर हलक से आवाज निकली तो जिंदगी भर नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, उसने सख्त और ठंडे लहजे में कहा। आखिरी भूमिका दाऊद को निभानी थी, जिसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला, आग उगलती नजरों से मारवाड़ी सेठ की तरफ देखा और पूछा, माल कहाँ है? 19 साल के लंबे दुबले लड़के के इस धमकी भरे स्वर और ठंडी निगाह ने मारवाड़ी सेठों की रीढ़ की हड्डियों को कपा दिया। दोनों ने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा। अपनी डावाडोल दहशत में जो वक्त वे बर्बाद किए जा रहे थे, उसने दाऊद को उतावला कर दिया। उसने उनमें से एक को इतनी जोर का तमाचा जड़ा कि उसका चश्मा छिटक कर उसकी गोद में जा गिरा और फिर उसने कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे साथ बात करने को। इसी के साथ उसने सेठ के हाथ से बैग छीना और उसे खोला। और कहाँ है? उसने पूछा। सेठ ने कांपते हाथ से कार के पीछे की तरफ इशारा किया। दाऊद ने एजाज को इशारा किया, जिसने जाकर हुड उठाया। वहां एक छोटा काला बक्सा रखा हुआ था जिसमें ताला जड़ा हुआ था। अब जबकि दोनों बैग दाऊद के हाथों में थे, उसने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपने लड़कों को भागने का इशारा किया और वे दोनों हक्का बक्का थरथराते मारवाड़ी सेठों और टैक्सी ड्राइवर को अपने पीछे छोड़ पैरों पैर मौका ए वारदात से गायब हो गए। आखिरकार जब मारवाड़ी सेठ झटके से उभरे तो उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। पिधौनी पुलिस स्टेशन पर उन्होंने डकैती और हथियारबंद लूट की दफा के अंतर्गत अपनी शिकायत CR नंबर 725-74 दर्ज कराई। दाऊद और उसके आदमियों को मालूम नहीं था कि उन्होंने उस दशक की सबसे बड़ी बैंक डकैती की है। ये पहली बार था जब एक ऐसी गुस्ताख डकैती पड़ी थी जिसे 7 ऐसे नौसिखिए लोगों ने अंजाम दिया था जो अपनी किस्मत से ही यह करतब दिखा सके थे। उस समय दाऊद अपनी 19वीं सालगिरह से 3 हफ्ते पीछे था। जो वह नहीं जानता था वह ये था कि उसने दरअसल उस पैसे पर डाका डाला था जो मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था, न कि हाजी मस्तान का। उस दिन लूटी गई रकम थी 4,75,000 रुपये और इस लूट ने अपराध का पूरा फोकस तुरंत ही एक नौजवान दाऊद इब्राहिम पर केंद्रित कर दिया।
अगले दिन वह शहर के अखबारों की सुर्खियों में था। जब इब्राहिम कसकर ने दाऊद की करतूत के बारे में सुना तो वह अवाक रह गया। सस्पेंड होने के बाद इब्राहिम कसकर ने कुछ ही साल पहले इस्तीफा दे दिया था और बंबई पुलिस की विशिष्ट क्राइम ब्रांच से अनौपचारिक तौर पर आजाद हो गया था, लेकिन पुलिस के हलकों में अभी भी उसकी बहुत इज्जत थी। डोनरी में, जो कि मुख्य रूप से मुसलमानों का गढ़ था, इब्राहिम की बैठक ऐसी जगह थी कि अगर लोगों की कोई समस्या होती तो वे सबसे पहले वहीं जाते थे। वहां अपने गुस्लखाने के निकास में रुकावट आ जाने की चर्चा से लेकर प्रेमी जोड़ों के भाग जाने की सनसनी या पुलिस प्रताड़ना के मसलों तक हर चीज पर बात करने की गुंजाइश थी। जब कभी दाऊद और सबीर गलियों में किसी मारपीट या किसी दूसरे कुकर्म में मुब्तला होते तो इब्राहिम शर्मिंदगी महसूस करता, लेकिन उनकी बुराइयों को जवानी का जोश समझकर टाल देता था। लेकिन इस घटना ने उसकी उस सारी इज्जत को खाक में मिला दिया जो उसने बड़ी मेहनत से कमाई थी। उस शाम मारे शर्मिंदगी और घबराहट के इब्राहिम अपनी बैठक में भी नहीं पहुंचा। उसमें लोगों को मुंह दिखाने और दाऊद के बारे में उनके सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। उसे अपनी इस दूसरी संतान के बारे में की गई उस नबी की भविष्यवाणी याद आई, जिसने कहा था कि वह अपनी कामयाबी और ताकत के लिए जाना जाएगा। उसके बेटे ने वाकई ताकत तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने उसे बदनाम कर दिया था। इब्राहिम को अपने दोस्तों तक से अपना मुंह चुराना पड़ रहा था। इस बीच बंबई पुलिस लड़कों का लगातार पीछा कर रही थी और जहां गिरोह के दूसरे सदस्य बिना किसी खास मेहनत के पकड़े जा चुके थे, वहीं ये कसकर बंधु दाऊद और सबीर पकड़ से बाहर बने हुए थे। इस दुस्साहसिक डकैती के अगले दिन एक कांस्टेबल ने इब्राहिम भाई का दरवाजा खटखटाकर उससे क्राइम ब्रांच के अधिकारी से मिलने को कहा। इब्राहिम ने, जो जमीन पर उखड़ू बैठा हुआ था, खुद को कोसते हुए अपने दोनों हाथ जमीन पर दे मारे। उसे इसी की आशंका थी। ये तो पता नहीं कि क्राइम ब्रांच के बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ, लेकिन उसके दोस्तों का कहना है कि इब्राहिम बुरी तरह टूटा हुआ था और उसने दोनों बेटों को घसीटकर पुलिस स्टेशन लाने और कानून के हवाले कर देने का इरादा पक्का कर लिया था। इब्राहिम का दोस्तों और खैरख्वाहों का अपना एक नेटवर्क था और उसने उन सबको अपने दोनों बेटों का पता लगाने में लगा दिया। वे 2 दिन से घर नहीं आए थे। कई दिनों की सघन तलाशी और खोजबीन के बाद आखिरकार गुस्से से तमतमाते बाप ने सुना कि उसके बेटे भाईखला में अपने एक दोस्त के घर में छिपे हुए हैं। उसने उन्हें दबोचा और घर लेकर आ गया। जब वे अपना सिर झुकाए खड़े थे और अमीना उन पर चीख चिल्ला रही थी, उसने टाट पर चढ़कर एक पुरानी स्टील की अलमारी खोली। वह चमड़े का एक मोटा बेल्ट लिए हुए नीचे आया, जिसे वह क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल होने के दौरान गर्व के साथ पहना करता था। जब वह नीचे उतरा तो उसके बेटों ने आने वाले अनिष्ट की आशंका से घबराते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन अपनी जगह से इंच भर भी हिलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। दाऊद और सबीर की पूरे एक दिन और एक रात जो ठुकाई हुई उसे उनके पड़ोसी आज भी याद करते हैं। वे चीख रहे थे और इस भयानक सजा से आसपास के लोग थरथरा रहे थे। इब्राहिम ने दोनों पर लगातार बेल्ट बरसाए, इस इंतहा तक कि दोनों की पीठ से खाल उधर गई और खून बहने लगा। दोनों के दोनों कमरे के एक कोने में पड़े ढेर में तब्दील हो गए। इब्राहिम आखिरकार तब थमा जब उसके दोस्तों ने उसे काबू किया और उसके हाथ से बेल्ट छीना। तब भी बाप को चैन नहीं आया। इसके भी पहले कि अमीना अपने बेटों को खाना और पानी देती, इब्राहिम उन्हें घसीटता हुआ घर के बाहर लाया, उन्हें एक टैक्सी में ठूसा और क्राइम ब्रांच में ले गया। उसने अपने बेटों को अफसरों के पैरों पर पटका और अपने हाथ जोड़कर रोने लगा। क्राइम ब्रांच से निकलने से पहले इब्राहिम अफसरों से लगातार माफी मांगता रहा और उनके सामने गिड़गिड़ाया कि वे इस घिनौनी हरकत के लिए उस पर और उसके बेटों पर तरस खाएं। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने दाऊद और सबीर की तरफ देखा और उनकी बदहाली तथा इब्राहिम की ईमानदारी पर गौर करने के बाद लड़कों को धुनाई के अपने स्टॉक से बख्श दिया। उग्र प्रतिशोध का ये पहला मामला था जिसे दाऊद ने इतनी आसानी से निपटाया था। ये वारदात, ये पल भर का जज्बा और उसके बाद के प्रचार के 15 मिनट ही शायद वह घटना है जिसने उस इंसान को जन्म दिया जिसे एक दिन सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम बनना था।